हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 30 तक, और अब उसके आगे अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल का जो लास्ट सेक्शन आता है, ठीक है, वो लास्ट सेक्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना। इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो दिस आर्टिकल इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये कि अगर कल को पार्लियामेंट चाहे फंडामेंटल राइट में अगर कुछ चेंज करे, चाहे जो भी करे, इस पार्ट को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। इस आर्टिकल को चेंज नहीं कर सकती, इसकी स्पिरिट के साथ या इसके नेचर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। किस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 32, ठीक है ना। 32 ये हमारा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? हमारा पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यानी कि इस पार्ट में, इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल का जो पर्पस है उसके साथ छेड़छाड़, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला है कि दिस आर्टिकल इज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि अभी तक के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने देखे, वो या तो आप किसी न किसी तरह की आपको फ्रीडम दे रहे थे, या तो आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहे थे, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हो या फिर चाहे वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट हो, प्रोटेक्शन मिल रही थी आपको। फिर रिलीजन के को लेके फ्रीडम मिल रही थी आपको, आपके कल्चर को लेके फ्रीडम मिल रही थी, है ना। लेकिन अगर किसी रीज़न से आपका वो राइट जो है, ठीक है, उसे वॉयलेट किया जाए, ठीक है ना, अगर किसी तरह से आपके उस राइट को हार्म किया जाए, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना कि आप वापस अपने उस राइट को रिस्टोर कराओ, इन्फोर्स कराओ। तो वो मैकेनिज्म हमें मिलता है आर्टिकल 32 में, ठीक है ना। ठीक है, आर्टिकल 32 हमें ये राइट देता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट किया गया है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम कोई लोअर जुडिशरी में हम जाते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कोई मैटर लगता है तो हम लोअर जुडिशरी में जाते हैं, वहाँ पे जो भी सेंटेंस आता है, जो भी वर्डिक्ट आता है, अगर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। यही हायरार्की मेंटेन है। तो मतलब पहले हम कहाँ जाते हैं? लोअर जुडिशरी। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में, ठीक है, अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें लगता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि हमारा फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है उसे दोबारा इन्फोर्स कराया जा सके, ठीक है ना। ये बात कही गई है आर्टिकल 32 में, ठीक है। अब हमारे फंडामेंटल राइट रिस्टोर कैसे होंगे, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को वापस रिस्टोर करने के लिए कुछ रिट्स इशू करती है, ठीक है, रिट्स या फिर ऑर्डर्स, ठीक है, रिट्स इशू करती है, ठीक है ना। उन्हें हम एक एक करके देखते हैं कि वो आखिर कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर हम रिट्स की बात करें तो रिट्स कौन कौन इशू कर सकते हैं? रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं, ठीक है, और अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट भी उन रिट्स को इशू कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है तो वो आर्टिकल 32 के अंडर करती है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकती है। और अगर हाई कोर्ट के पास हम जाते हैं तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंडर में ये पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट्स इशू कर सकती है, ठीक है। तो रिट्स कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी तो वो 32 के अंडर में करेगी, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट करेगी तो वो आर्टिकल 226 से करेगी, ठीक है ना। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो वायलेट होते हैं तो वो रिट्स इशू कर सकती है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो एक फ़र्क और आता है कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे तो रिट्स इशू करती है, साथ ही साथ अगर हमारा कोई लीगल राइट है, ठीक है, तो उसको भी रिस्टोर कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट अगर चाहे तो रिट इशू कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो लीगल राइट के लिए रिट इशू नहीं करती, ठीक है, हाई कोर्ट लीगल राइट के लिए रिट इशू करती। तो अगर हम कहना चाहें तो रिट इशू करने की पावर जो है, ठीक है ना, रिट के केस में जो
HC है, ठीक है ना, उसका बेस जो है वो ज़्यादा क्या है, वाइडर है एज कंपेयर टू SC, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से उसका बेस जो है वो ज़्यादा वाइडर है, ठीक है ना। तो अब कौन कौन से रिट्स इशू करते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 टाइप की रिट्स दी हुई हैं, ठीक है ना, एक एक करके देख लेते हैं। ये इन रिट्स को सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। पहली रिट क्या है, पहली रिट है हेबियस कॉर्पस, ठीक है ना, इसकी मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है ना। अगले रिट क्या है, मैंडेमस, मैंडेमस का क्या मतलब होता है, वी कमांड, ठीक है ना। और इन सब का क्या काम होता है हम आगे देखेंगे, पहले इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। अगली रिट जो है वो कौन सी है, प्रोहिबिशन, ठीक है ना, इसका मतलब तो सीधे सीधे रोकना ही होता है, वी स्टॉप और फॉरबिड। चौथी रिट क्या होती है, सर्शियोररी, ठीक है ना, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। और लास्ट रिट जो है वो क्या है, को वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, या फिर बाय व्हाट वारंट, ठीक है ना। इन सबको एक एक करके देखते हैं और लिस्ट से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे पहली रिट जो हमारी वो क्या है, हेबियस कॉर्पस, इसकी मीनिंग क्या थी, टू हैव द बॉडी ऑफ। मान लीजिए आपका या किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी उसका अरेस्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने देखा था ना कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, कि उसको अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि किस वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अरेस्ट करने के बाद से 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के आगे लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये सब नहीं किया गया, ऐसे किसी को पकड़ लिया गया, ठीक है, और उसे छोड़ा नहीं जा रहा, तो उसके बिहाफ पे अगर कोई इंसान चाहे तो कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि इस इंसान के फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट किए गए, और कोर्ट जो है इसको वापस इसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए ये हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो इशू करता है। और ये रिट जो है वो किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, स्टेट यानी पब्लिक ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, नॉन स्टेट, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों के अगेंस्ट ये रिट इशू हो सकती है। किस केस में हो सकती है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ठीक है ना, बेवजह किसी को, है ना, किसी को हमने पकड़ लिया गया तो उसको फ्री कराने के लिए ये रिट इशू कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू कर सकती है, हाँ। हाई कोर्ट, हाँ, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगी तो किससे करेगी, आर्टिकल 32 से करेगी, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट करेगी तो किससे करेगी, 226 से करेगी, ठीक है। अगले रिट की अगर हम बात करें तो मैंडेमस, मैंडेमस जो है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या था कि वी कमांड, ठीक है। कब ये मैंडेमस रिट इशू करता है, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, या कोई भी इंसान है, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव का आदमी है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है, ठीक है ना, वो ड्यूटी जो है वो उसे करना है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो उसकी ड्यूटी निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ये रिट इशू करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्डर होता है कि डू योर ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये किसको दे सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है, ठीक है। ये प्राइवेट एक्टर्स के अगेंस्ट इशू नहीं होता, ठीक है। इसे सारे जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। इसे भी सुप्रीम कोर्ट 32 के अंडर में करेगा और हाई कोर्ट 226 में। अगला रिट जो है वो क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। ये हायर कोर्ट जो है, हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को इशू करती है, ठीक है ना। कब, जब लोअर जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन से भी आगे जाके कोई ऐसा केस ले लेती है, ठीक है ना, जो कि उसे नहीं लेना था, ठीक है, और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसकी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ये रिट इशू करती है। कौन करती है, हायर जुडिशरी, किसके अगेंस्ट, लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये भी 32 से SC करेगी और HC 226 से करेगी, ठीक है। अगले रिट की बात करें तो सर्शियोररी, सर्शियोररी का किसके अगेंस्ट इशू होती है, वो भी हायर जुडिशरी जो है वो लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट इशू होती है। कब इशू होती है, जब ऑलरेडी किसी लोअर जुडिशरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, अपना ऑर्डर दे दिया है, तो उसके ऑर्डर को स्क्वॉश करने के लिए, ठीक है ना, ये रिट इशू करती है।
हायर जुडिशरी रिट इशू करती है लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट उसके ऑर्डर को स्क्वॉश करने के लिए, ठीक है ना। और अगर अगले रिट की बात करें, फाइनल रिट की, तो वो है को वारंटो। इसमें सीधे अथॉरिटी पूछी जाती है ना कि बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट, ठीक है ना। लेट्स से किसी इंसान ने एक पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, और उसने वो ऑफिस इलीगली एक्वायर किया है, ठीक है ना। लेट्स से उस ऑफिस की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसने उसको फुलफिल नहीं किया और इलीगली फोर्स करके उसने वो ऑफिस ऑक्यूपाई किया है। तो कोई इंसान अगर जुडिशरी को जाके इस चीज़ को नोटिफाई कराए तो जुडिशरी उस इंसान के अगेंस्ट, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ये रिट इशू करेगी, ठीक है ना, कि इस बात की छानबीन के लिए कि क्या उसने वाकई में इलीगली उस ऑफिस को यूजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो और ऐसा सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसकी छानबीन के लिए ये रिट इशू करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट 32 से और हाई कोर्ट 226 से, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस यानी अगर किसी का आर्बिट्रेरी डिटेंशन हुआ है तो उस केस में हेबियस कॉर्पस जो है रिट इशू होगा, किसको, स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर को। मैंडेमस, अगर कोई एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ड्यूटी है अगर वो नहीं कर रहा है तो उससे वो ड्यूटी कराने के लिए मैंडेमस रिट इशू होगी। और अगर लोअर जुडिशरी, ठीक है, अगर कोई ऐसा केस हाथ में ले लेती है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, उसको एक्सीड करके ले रही है, तो हायर जुडिशरी जो है उस केस में प्रोहिबिशन रिट डालेगा। और अगर कोई ऑर्डर पास हो चुका है तो उस ऑर्डर को स्क्वॉश करने के लिए लोअर जुडिशरी को हायर जुडिशरी जो है सर्शियोररी रिट इशू करेगी। और अगर किसी इंसान ने किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली यूजर्व किया हुआ है तो उस केस में को वारंटो रिट जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी, ठीक है। तो इस रिट में इतना ही था और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे DPSP, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। थैंक यू।